आज हम बांग्लादेश की राजनीति के एक ऐसे तूफानी अध्याय में उतर रहे हैं जो सत्ता, संघर्ष और एक बेहद जटिल विरासत से भरा है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया की कहानी बताते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने दशकों तक अपने देश की तकदीर पर एक गहरी छाप छोड़ी। हाल ही में उनके निधन के बाद ये बहस और भी तेज हो गई है कि आखिर इतिहास उन्हें कैसे याद रखेगा। तो चलिए इस कहानी की परतों को जरा खोलते हैं और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी, जो शायद कभी राजनीति में आना ही नहीं चाहती थी, वो बांग्लादेश के सबसे ऊंचे पद पर पहुंची। कैसे उनकी और शेख हसीना की दुश्मनी ने देश की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया और आज दुनिया से जाने के बाद भी वो अपने समर्थकों के लिए एक जिंदा प्रतीक क्यों बनी हुई हैं। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये कि खालिदा जिया की कहानी सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये खुद बांग्लादेश के लोकतंत्र की कहानी है। उसकी पैदाइश, उसके वो लड़खड़ाते कदम, उसकी राजनीतिक लड़ाइयाँ और सत्ता का वो क्रूर खेल जो आज भी जारी है। उन्हें समझे बिना बांग्लादेश की आज की राजनीति की गुत्थी को सुलझाना लगभग नामुमकिन है। उनकी शुरुआत तो वाकई बहुत सामान्य थी। 15 अगस्त 1945 को उस वक्त के पूर्वी पाकिस्तान में पैदा हुई। खालिदा जिया की जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी शादी एक नौजवान आर्मी कैप्टन जियाउर रहमान से हुई और इसी शादी ने उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी। बिल्कुल, और जियाउर रहमान कोई मामूली अफसर नहीं थे। वो 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के सबसे बड़े नायकों में से एक थे और बाद में देश के राष्ट्रपति बने। इसी रिश्ते ने खालिदा जिया को सार्वजनिक जीवन के दायरे में ला खड़ा किया। लेकिन तब तक राजनीति में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी, है ना? एंट्री तो एक बहुत ही हिंसक और दुखद घटना के बाद हुई और यहीं से कहानी एक अप्रत्याशित मोड़ लेती है। 1981 में राष्ट्रपति जियाउर रहमान की एक सैन्य तख्तापलट की कोशिश में हत्या कर दी जाती है। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन इसने खालिदा जिया के लिए राजनीति का वो दरवाजा खोल दिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हाँ, पति की मौत के बाद उनकी बनाई पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी वो बिखरने लगी थी। तो ये उनके लिए एक मजबूरी थी या एक जिम्मेदारी? मेरे ख्याल से ये दोनों का एक मिला जुला पल था। पार्टी के नेता उनके पास आए और कहा कि जियाउर रहमान की विरासत को सिर्फ आप ही बचा सकती हैं। उस वक्त के पेट्रियार्कल समाज में एक ऐसी महिला के लिए ये फैसला लेना आसान नहीं था जिसका सारा जीवन घर की चारदीवारी में बीता हो। पर उन्होंने चुनौती स्वीकार की। हाँ, उन्होंने उस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने सिर्फ अपने पति की विरासत को संभाला ही नहीं, बल्कि उस पार्टी को अपने दम पर खड़ा किया और खुद को एक ताकतवर नेता के तौर पर साबित भी कर दिखाया। और उन्होंने ये साबित भी किया। वो सिर्फ पार्टी की नेता बनकर नहीं रह गईं। नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ ही सालों की मेहनत के बाद उन्होंने अपनी पार्टी को सत्ता के शिखर तक पहुंचा दिया। हमारे स्रोत बताते हैं कि वो 2 बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। पहली बार 1991 से 1996 तक और फिर 2001 से 2006 तक। इन स्रोतों को पढ़ते हुए एक बात जो बार बार सामने आती है वो ये कि 1991 में उनका प्रधानमंत्री बनना कितना बड़ा मोड़ था। हाँ, वो न सिर्फ बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी, बल्कि उन्होंने देश को एक लंबे सैन्य शासन के बाद वापस लोकतंत्र की पटरी पर लाने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। इसे अगर हम बड़े कैनवस पर देखें तो ये उन्हें पाकिस्तान की बेनजीर भुट्टो जैसी शख्सियतों के साथ खड़ा करता है। वो मुस्लिम दुनिया की शुरुआती और सबसे प्रभावशाली महिला नेताओं में से एक बन गईं। उस दौर में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। बहुत बड़ी। इसने उन्हें सिर्फ बांग्लादेश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में लोकतंत्र की एक बड़ी आवाज के तौर पर पहचान दिलाई। उन्होंने ये दिखा दिया कि एक महिला भी एक रूढ़िवादी समाज में सबसे ऊंचे पद पर पहुंचकर कामयाबी से सरकार चला सकती है। ये बात सही है, लेकिन क्या उनके आलोचक इसी दौर में राजनीतिक विरोधियों के दमन और कट्टरपंथी ताकतों को रियायत देने का आरोप भी नहीं लगाते? तो इस विरासत को फिर हम बैलेंस कैसे करें? आपका सवाल बिल्कुल सही है और यहीं पर उनकी विरासत जटिल हो जाती है। जहां एक तरफ उन्होंने लोकतंत्र बहाल किया, वहीं उनके पहले कार्यकाल पर ये आरोप भी लगे कि उन्होंने 1971 के युद्ध अपराधियों के प्रति थोड़ा नरम रुख अपनाया। अच्छा। उनकी आर्थिक नीतियां भी एक बड़ा मुद्दा थी। उन्होंने बाजार को खोलने और निजीकरण पर जोर दिया, जो उनकी प्रतिद्वंदी अवामी लीग की राज्य नियंत्रित सोच से बिल्कुल अलग था। तो हाँ, लोकतंत्र की वापसी का श्रेय उन्हें जाता है, लेकिन उनके शासन की अपनी चुनौतियां और विवाद भी थे। बिल्कुल। और जब हम बांग्लादेश की राजनीति की बात करते हैं तो एक नाम के बिना वो अधूरी है, शेख हसीना। खालिदा जिया बनाम शेख हसीना।
मतलब बीएनपी बनाम अवामी लीग। ऐसा लगता है कि दशकों तक देश की पूरी सियासत सिर्फ इन दो महिलाओं के बीच की जंग में फंसी रही। इसे मीडिया ने बैटल ऑफ बेगम्स या बेगमों की लड़ाई का नाम दिया। हाँ, लेकिन इन दोनों नेताओं के बीच की दुश्मनी इतनी व्यक्तिगत क्यों हो गई? क्या ये सिर्फ राजनीतिक विचारधारा का मतभेद था या इसके पीछे कोई और गहरी वजह थी? देखें, ये सिर्फ दो परिवारों की लड़ाई नहीं थी। ये बांग्लादेश की पहचान को लेकर दो अलग अलग नजरियों की लड़ाई थी। दो नजरिए? हाँ, एक तरफ डीएनपी का बांग्लादेशी राष्ट्रवाद था जो इस्लाम और देश की अलग पहचान पर जोर देता था। दूसरी तरफ अवामी लीग का बंगाली राष्ट्रवाद था जो भाषा, संस्कृति और 1971 के मुक्ति संग्राम की सेक्युलर भावना पर केंद्रित था। ये टकराव एक तरह से देश की आत्मा के लिए था। मतलब ये कि एक की नजर में राष्ट्र की पहचान धर्म और सीमाओं से जुड़ी थी और दूसरी की नजर में भाषा और इतिहास से। एकदम सही। और इस वैचारिक लड़ाई में व्यक्तिगत कड़वाहट भी घुल गई। शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के संस्थापक थे, जिनकी 1975 में परिवार के कई सदस्यों के साथ हत्या कर दी गई थी। हाँ। अवामी लीग के समर्थक हमेशा ये मानते रहे कि उस हत्या के बाद सत्ता में आए सैन्य शासकों में जियाउर रहमान भी शामिल थे। अच्छा। तो ये दुश्मनी सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, इसमें इतिहास के गहरे जख्म भी शामिल थे। और इस बैटल ऑफ बेगम्स का देश पर क्या असर पड़ा? इसका असर बहुत गहरा और अक्सर विनाशकारी रहा। राजनीति एक जीरो सम गेम बन गई। मतलब एक की जीत तो दूसरे की पूरी हार। बिल्कुल। जब एक पार्टी सत्ता में होती तो दूसरी सड़कों पर होती, हड़ताल और प्रदर्शनों से देश को ठप कर देती। इससे राजनीतिक अस्थिरता का एक ऐसा दुष्चक्र बना जिसने देश के विकास और लोकतांत्रिक संस्थाओं को बहुत नुकसान पहुंचाया। वो बैटल ऑफ बेगम्स वाला लेबल मीडिया को बहुत पसंद था, लेकिन ये कहीं ना कहीं इन दो ताकतवर नेताओं की राजनीति को सिर्फ एक व्यक्तिगत झगड़े तक सीमित कर देता है ना? हाँ, जबकि जैसा हमने बात की, इसके पीछे एक गहरी वैचारिक और ऐतिहासिक जड़ें थीं। सत्ता के शिखर पे पहुंचना एक बात है, लेकिन वहां टिके रहना और उसके बाद का दौर, वो शायद एक नेता की असली परीक्षा होती है। 2006 में सत्ता से हटने के बाद खालिदा जिया के लिए चीजें बहुत तेजी से बदल गई है ना? बिल्कुल। 2006 के बाद उनका मुश्किल दौर शुरू हुआ। 2008 के चुनावों में उनकी पार्टी बुरी तरह हार गई और शेख हसीना की अवामी लीग भारी बहुमत से सत्ता में आई। इसके बाद खालिदा जिया और उनकी पार्टी पर मतलब चौतरफा दबाव बढ़ने लगा। और इस कहानी का सबसे दुखद मोड़ 2018 में आया। हाँ, जब उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में सजा सुनाकर जेल भेज दिया गया। और ये आरोप भी कोई छोटे मोटे नहीं थे, खासतौर पे वो जिया और फिनिश ट्रस्ट से जुड़ा मामला जी, जिसमें उन पर प्रधानमंत्री रहते हुए विदेशी दान के करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगा। इसी मामले ने उनकी राजनीतिक पारी पर लगभग विराम लगा दिया। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए मिलते हैं और दोनों को समझना जरूरी है। हाँ, ये विभाजन बहुत साफ है। बीएनपी और उनके समर्थक आज तक यही कहते हैं कि ये सारे मामले राजनीति से प्रेरित थे, कि उनका मकसद सिर्फ खालिदा जिया को चुनावी राजनीति से बाहर करना था। बिल्कुल। वहीं शेख हसीना की सरकार का हमेशा यही कहना रहा कि ये कानून के राज की जीत है और भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जरूरी कार्रवाई है। हमारा काम किसी का पक्ष लेना नहीं है, लेकिन ये घटना उनकी और शेख हसीना की दुश्मनी की कड़वाहट को उसके चरम पर दिखाती है। इस कदम ने बांग्लादेश की राजनीति को कैसे प्रभावित किया? मेरा मतलब है, मुख्य विपक्षी नेता को जेल में डाल देने का नतीजा क्या निकला? देखिए, इसने बांग्लादेश के विपक्ष को लगभग नेतृत्वहीन कर दिया। खालिदा जिया सिर्फ एक नेता नहीं थी, वो पार्टी का चेहरा और उसकी एकता का सबसे बड़ा सूत्र थी। उनकी गैरमौजूदगी में बीएनपी कमजोर हो गई बहुत ज्यादा, और देश में एक मजबूत विपक्ष की जगह खाली हो गई, जिसका असर आज भी बांग्लादेश के लोकतंत्र पर दिखता है। बाद में उनकी बिगड़ती सेहत की वजह से सरकार ने उन्हें जेल से रिहा तो कर दिया, लेकिन उन्हें अपने ही घर में नजरबंद कर दिया गया। और इस फैसले ने उनकी सक्रिय राजनीतिक भूमिका को पूरी तरह खत्म कर दिया। तो आज सालों तक सक्रिय राजनीति से दूर रहने और अब उनके निधन के बाद खालिदा जिया की प्रासंगिकता क्या है? एक नेता जो इतने सालों से सार्वजनिक जीवन से बाहर था, वो आज भी इतना अहम क्यों है? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, भले ही वो सक्रिय राजनीति में नहीं थी, लेकिन वो बीएनपी और अपने लाखों समर्थकों के लिए एक शक्तिशाली प्रतीक बन चुकी थी। वो अब सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री नहीं थी। नहीं, वो प्रतिरोध का, लोकतंत्र की बहाली की लड़ाई का और मौजूदा सरकार के विरोध का सबसे बड़ा चेहरा बन गई थी। आज भी उनका नाम लेना ही पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नया जोश भर देता है।
उनकी शारीरिक गैर मौजूदगी ने उन्हें उनके समर्थकों की नजरों में और भी बड़ा बना दिया था। तो अगर हम उनकी पूरी विरासत को समेटना चाहें तो उसे कैसे देखेंगे? मेरे ख्याल से उनकी विरासत को 3 बड़े बिंदुओं में देखा जा सकता है। पहला, वो मुस्लिम दुनिया की उन चुनिंदा शुरुआती महिला नेताओं में से एक थीं जिन्होंने साबित किया कि महिलाएं भी सर्वोच्च राजनीतिक पद पर पहुंच सकती हैं। दूसरा, वो सैन्य शासन के खिलाफ और लोकतंत्र की बहाली के लिए हुए आंदोलन का एक केंद्रीय चेहरा थीं। और तीसरा, वो लगभग 3 दशकों तक बांग्लादेश की सत्ता की राजनीति की वो धुरी थीं जिसके बिना कोई भी राजनीतिक समीकरण बन ही नहीं सकता था। वो या तो सत्ता में थी या सत्ता को चुनौती दे रही थी। ये वाकई एक असाधारण यात्रा है। एक महिला जो राजनीति से दूर रहना चाहती थी, वो देश की सर्वोच्च नेता बनी, दशकों तक सियासत पर छाई रही और आखिर में एक ऐसा प्रतीक बन गई जिसे मिटाना मुश्किल है। हाँ, उनकी कहानी में सत्ता की बुलंदियां हैं तो व्यक्तिगत त्रासदियां और राजनीतिक पतन की गहराइयां भी हैं। और यही बात उनकी विरासत को इतना विवादित और जटिल बनाती है। सही बात है। उनके समर्थक उन्हें लोकतंत्र की मां के रूप में देखते हैं, जिन्होंने देश को तानाशाही से आजादी दिलाई। वहीं उनके आलोचक उनके शासनकाल में हुए भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता और कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की ओर इशारा करते हैं। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है। बिल्कुल। एक नेता के तौर पर उनकी सफलताएं और विफलताएं दोनों ही बांग्लादेश के इतिहास का हिस्सा हैं। तो आज हमने खालिदा जिया की कहानी के कई अहम पड़ावों को समझा। एक साधारण शुरुआत से देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने तक का सफर, शेख हसीना के साथ उनकी ऐतिहासिक राजनीतिक दुश्मनी, जेल की सलाखों के पीछे के दिन और अंत में एक स्थायी प्रतीक के रूप में उनकी विरासत। ये कहानी सिर्फ एक नेता की नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोकतंत्र के उतार चढ़ाव की भी है। और ये कहानी हमें इस बात पर सोचने के लिए मजबूर करती है कि किसी नेता की असली विरासत आखिर होती क्या है। क्या वो उनके कार्यकाल के आंकड़ों में होती है या लोगों की यादों और संघर्षों में जिंदा रहती है? और यही विचार हम अपने श्रोता के लिए छोड़ना चाहेंगे। किसी नेता की विरासत का मूल्यांकन आखिर कैसे किया जाना चाहिए? क्या ये उनके सत्ता में किए गए कामों से तय होता है या उस प्रतीक से जो वे अपने समर्थकों के लिए बन जाते हैं? खासकर राजनीतिक उथल-पुथल और मुश्किल दौर में